My dear students, yesterday you know that fractional distillation हम लोगों ने शुरू की थी. So fractional distillation of the petroleum. So fractional distillation of petroleum. Okay, my dear students, fractional distillation of petroleum. मैंने आपको कल बताया था कि पेट्रोलियम जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स. इसमें एक कार्बन, दो, तीन, पांच, 10, 15, 20, 50, 100, 200 कार्बन वाली लंबी लंबी चेन्स भी होती हैं. और जितनी चेन की लेंथ ज्यादा होगी उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि जब हम उसको बॉयल करते हैं तो वो चेन को नहीं ब्रेक कर रहे, बल्कि बिटवीन द डिफरेंट चेन्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जिनको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, तो उनको ओवरकम करते हैं. तो अब हम करेंगे क्या? पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए हम लोग एक फ्रैक्शनेटिंग टॉवर यूज करते हैं. दिस इज द फ्रैक्शनेटिंग टॉवर. ठीक है जी. इसमें ऊपर की तरफ जाते हुए टेम्परेचर आप लोगों का कम होता जाता है. यहाँ पे 300 है, ऊपर 250 हो जाएगा, उससे ऊपर 200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उससे ऊपर 150 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उससे ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस, और उससे ऊपर 50 डिग्री सेल्सियस. तो ये ऊपर की तरफ जाते हुए आप लोगों का जो टेम्परेचर है वो कम होता जो है वो चला जाएगा. ठीक है जी. उसके बाद यहाँ पे जो है वो तुम लोगों ने एक पाइप लगा देना है, जिसके थ्रू तुम लोगों ने पेट्रोलियम जो है वो अंदर इंट्रोड्यूस करना है. पेट्रोलियम. ठीक है जी. ये आप लोगों का हीटर है. ठीक है जी. और हीटर का जो टेम्परेचर है वो 300 से लेके और 350 डिग्री सेल्सियस तक आप लोगों ने रखना है. तो जब पेट्रोलियम इसमें से गुजरेगा इतना ज्यादा टेम्परेचर, तो पेट्रोलियम के अंदर जो छोटी चेन्स होंगी जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो गैस बन जाएंगी, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो लिक्विड फॉर्म में रहेंगी. तो पेट्रोलियम जब फ्रैक्शनेटिंग टॉवर में ऐड होता है तो जो लिक्विड चीज होती है वो नीचे गिर जाती है, और जो गैसेस होती हैं मेरे बच्चों वो ऊपर की तरफ राइज करती हैं जी. अब ये जो डिफरेंट टेम्परेचर है, यहाँ पे डिफरेंट जो है टेम्परेचर्स के साथ इस तरीके से ये प्लेट्स लगी होती हैं जी. द प्लेट्स दे आर अटैच्ड अप हियर. ठीक है. अब ये जो गैसेस हैं ये ऊपर की तरफ राइज करती हैं, तो जहां पे जिस गैस का बॉइलिंग पॉइंट आता है वो वहां पे जाके जो है वो चिपक जाती है लाइक दैट. तो इस तरीके से डिफरेंट जो है वो गैसेस दे विल अटैच लाइक दैट. वो इस तरीके से इसके साथ जो है वो अटैच हो जाएगी इस तरीके से. ठीक है. तो आपके डिफरेंट फ्रैक्शंस जो हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर बनेंगे. सबसे ऊपर जो चीज बनती है मेरे बच्चों दैट इज कॉल्ड एज द पेट्रोलियम गैस. इसको अगर हम ठंडा कर दें तो इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का भी नाम देते हैं. लिक्विफाइड मीन एलपीजी. ठीक है जी. तो एलपीजी के सिलेंडर्स आप लोगों ने देखे होंगे. एलपीजी जो है वो दिस इज द कैंपिंग गैस. लोग जब कैंप्स पे जाते हैं तो इसको अपने साथ जो है वो ले जाते हैं. ठीक है. उसके बाद दूसरी चीज पे आते हैं मेरे बच्चों. द सेकंड वन दैट इज द पेट्रोल. पेट्रोल के लिए हम लोग वर्ड गैसोलीन भी यूज करते हैं. तो गैसोलीन लिखा हो या पेट्रोल लिखा हो दोनों का मतलब जो है वो सेम होता है. पेट्रोलियम गैस जो है इसमें कार्बन 1 से लेके और कार्बन 4 तक की चेन्स मिक्स होती हैं. यानी मीथेन से लेके मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह मिक्स होती हैं. जबकि पेट्रोल में कार्बन 5 से लेके और कार्बन 12 तक की चीजें मिक्स होती हैं. और पेट्रोल जो है इट इज यूज्ड as a fuel for car engines.
ठीक है, जो कार के इंजन होते हैं उनमें जो है वो पेट्रोल को फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मेरे बच्चों नेक्स्ट आप लोगों का जो है वो आता है, दैट इज द कैरोसिन ऑयल, सॉरी, नेफ्था। नेफ्था जो है ये कार्बन 13 से लेकर कार्बन 25 तक की चेन्स होती हैं। और नेफ्था जो है इट्स अ फीड स्टॉक फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है जी, इट्स अ फीड स्टॉक फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज, नेफ्था। उसके बाद नेफ्था के बाद मेरे बच्चों नेक्स्ट जो है दैट इज द कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल जो है इट इज यूज्ड एज अ जेट फ्यूल, इसको जेट फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। और कैरोसिन ऑयल जो है इसको आप लोगों ने ये देखे होंगे, लैंप्स वगैरह देखे होंगे, चलने वाले कैरोसिन से चलने वाले। ठीक है, वो लैंप्स होते थे पुराने जमाने में जब ये लाइट नहीं होती थी ना, तो तब, हाँ जी वो वाले, तो वो उनमें कैरोसिन ऑयल जो है वो एज अ फ्यूल यूज होता था। ठीक है जी, तो ये लैंप्स वगैरह जो है वो वहां पे भी इस्तेमाल होते थे। तो ये लैंप्स में भी इस्तेमाल होते थे पुराने जमाने में। उसके बाद अगला आपका आता है डीजल ऑयल। इनके नंबर ऑफ कार्बन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे याद कर लीजिएगा। डीजल ऑयल जो है इट्स अ फ्यूल फॉर हैवी इंजन्स। हैवी इंजन्स का मतलब ट्रक वगैरह, बसेस वगैरह, जीप्स वगैरह, उनके इंजन काफी हैवी होते हैं, तो उनमें डीजल ऑयल को एज अ फ्यूल जो है वो यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है जी। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है ये वैक्सीज बनाने में इस्तेमाल होता है और पॉलिशेस वगैरह बनाने में जो है वो इस्तेमाल होता है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपका बिटुमेन होता है। बिटुमेन जो है ये टार को कहते हैं, ये जो सड़कों के ऊपर हम लोग ब्लैक कलर की टार या बिटुमेन डालते हैं, तो ये रोड मेकिंग में जो है वो इस्तेमाल होती है। सड़कों के ऊपर वो जो ब्लैक कलर की लुक नहीं डालते जिसको लुक कहते हैं कुछ लोग, तो वो लुक जो है वो एक्चुअली इट्स अ बिटुमेन, इट्स अ टार। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज सुन लें। ये जितनी भी छोटी चेन्स होती हैं, ये पेट्रोलियम गैस, ये नेफ्था और ये सारा कुछ, ठीक है, ये छोटी चेन्स होती हैं। छोटी चेन्स वाली जो चीजें हैं इनका यूज बहुत ज्यादा होता है, दे आर मोर यूजफुल। और ये लुब्रिकेटिंग ऑयल और बिटुमेन वगैरह ये जो चीजें होती हैं ये लंबी लंबी चेन्स होती हैं। तो ये जो लंबी चेन्स होती हैं इनका यूज इतना ज्यादा नहीं होता। इनको ये नहीं कहते कि हम लोग यूजलेस हैं, बल्कि कहते हैं ये लेस यूजफुल है, इनका यूज इतना ज्यादा नहीं होता। इसीलिए तो हम लोग बिटुमेन को जनाब सड़कों के ऊपर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं सड़कें बनाने में। अगर ये बड़े काम की चीज होती तो फिर हम सड़कों पे इसको थोड़ी डाल रहे होते, सड़कें हम लोग फिर सीमेंट की बना रहे होते, इस चीज की ना बनाते। ठीक है जी, तो एनीवेज बताने का मकसद ये है कि ये बड़ी चेन्स दे आर लेस यूजफुल, छोटी चेन्स दे आर मोर यूजफुल। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमारे पास फिर छोटी चेन्स वाली चीजें आती हैं, वो हमारी डेली की डिमांड को पूरा नहीं करती। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि सपोज करें कि पूरी दुनिया में पेट्रोल की रोजाना की जो खपत है, जो यूज है, वो 1000 बैरल पेट्रोल है। सपोज कर रहा हूं यार, सपोज 1000 बैरल पेट्रोल है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपके पास सिर्फ कितना पेट्रोल आएगा, 400 बैरल। बाकी जो 600 बैरल आपके पास शॉर्ट है वो कहां से आएगा? वो 600 बैरल पेट्रोल जो है वो हम लोग ये जो बड़ी चेन्स होती हैं, जो लेस यूजफुल होती हैं, इनके टुकड़े करके, इनके छोटे छोटे टुकड़े करके हासिल करते हैं। और उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रैकिंग। तो मैं आगे वही प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूं कि क्रैकिंग, क्रैकिंग क्या होती है? द ब्रेकडाउन of less useful long chain hydrocarbons into more useful small chain hydrocarbons is called cracking. ये रख कर दूं आप?
The breakdown of less useful long chain hydrocarbons into more useful small chain hydrocarbons is called cracking. ठीक है जी, क्रैकिंग की दो कंडीशंस होती हैं मेरे बच्चों, और वो कौन कौन सी दो कंडीशंस होती हैं? पहली कंडीशन होती है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो हम लोग यूज करते हैं वो 400 डिग्री सेल्सियस से लेके और 900 डिग्री सेल्सियस तक यूज करते हैं। तो बेहतर है पेपर में जब आपको आए तो आप लोग रेंज ही लिखिएगा। इनके बीच में वैसे कुछ भी टेम्परेचर लिख सकते हैं, लेकिन खुदा के लिए इससे कम मत लिखिएगा और इससे ज्यादा मत लिखिएगा। अगर आपको भूल गए तो हाई टेम्परेचर लिख दीजिएगा, लेकिन गलत मत लिखिएगा। ये ना हो 300 लिख दो तो उसने वैसे ही कट कर देना। ठीक है जी। और दूसरी चीज जो इस्तेमाल होती है क्रैकिंग में, दैट इज द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये इस्तेमाल होते हैं। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड रेत होती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसके साथ मिलके जो है, ये आप लोगों के घरों में जो क्रॉकरी नहीं होती, जो चीनी के बर्तन होते हैं जिसके कप वगैरह बने होते हैं, ठीक है जी, तो सारी की सारी जो क्रॉकरी है वो इसी चीज की बनी होती है। तो पेपर में एक दफा उसने भला क्या लिखा था, एक टेस्ट ट्यूब लेके उसने लिख दिया था क्रॉकरी के पीसेस डाले में, तो ये क्रॉकरी जो है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड को शो कर रही होती है। ठीक है जी, तो ये दो कंडीशन होती हैं क्रैकिंग की। क्रैकिंग में हम लोग करते क्या है, हमारे पास एक चीज होती है जिसको कहते हैं एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यानी जितने कार्बन होते हैं किसी चीज में, हाइड्रोजन हमेशा उसका डबल करके और दो ऐड कर देते हैं। मसलन एक जगह पे कार्बन 12 है, 12 है यहाँ, तो 12 का डबल करें कितना बन गया 24, 24 में दो ऐड कर दें 26, तो वो एल्केन का फॉर्मूला बन गया C12H26। अगर कार्बन 15 हो तो 15 का डबल करें क्या होता है 30, 30 में दो ऐड कर दें 32, तो C15H32, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द एल्केन। समझ लगी है? तो एल्केन में जितने कार्बन होते हैं, हाँ, हाइड्रोजन हमेशा उसका डबल करके कार्बन का और उसमें दो ऐड करते हैं तो उतने हाइड्रोजन होते हैं। तो एक लॉन्ग चेन एल्केन को आप लोग क्रैक करते हो इन दीज टू कंडीशंस, 400 टू 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। और ये जो एल्केन है ये टूट के एल्कीन्स बना देता है और साथ एक एल्केन बनाता है, यहाँ हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है जी, एल्कीन एक भी बना सकता है, दो भी बना सकता है, तीन भी बना सकता है, चार भी बना सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द एल्केन। अब इसको जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक चेन ले रहा हूँ C30, 30, 30 का डबल करें 60, 60 में दो ऐड कर दें तो 62, तो कार्बन 30, हाइड्रोजन 62। इसकी जब हम क्रैकिंग करते हैं, ठीक है जी, 400 टू 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तो अब इसको जब हम क्रैक करेंगे तो आप लोग एल्कीन्स जितनी मर्जी बना लें। मसलन 3 कार्बन वाला बनाता हूं, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसका डबल। और एल्केन का मैं पहले बता चुका हूं आपको, जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसका डबल करके दो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे एल्कीन बनाते हैं C3H6, एक एल्कीन बना देते हैं C7H10। ठीक है जी, तो कितने कार्बन यूज हो चुके हैं अभी तक? C7H14, सॉरी गलत कर दिया मैं, डबल करना होता है C3H6, क्योंकि जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसका डबल है। कार्बन 7, हाइड्रोजन 14। ठीक है, तो ये गिनने 3 और 7 कितने हो गए 10, 10 कार्बन हैं। तो ये जो 10 कार्बन हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। बाकी कितने कार्बन बचे 20, तो वो 20 कार्बन जो है वो एल्केन बना दो C20, 20 का डबल करो कितना होता है 40, 40 में दो ऐड कर दो 42, तो हाइड्रोजन 42 बन गए। ये इस तरह भी हो सकता है, जरूरी नहीं इस तरह हो। आप लोग कुछ और भी बना सकते हो, मसलन C5H10 बना दें, ये हम लोग चार बना देते हैं, 4 5 20, और बाकी 10 कार्बन वाली भी एल्कीन ही बना देते हैं C10H20।
तो ये देखिए 5 4 जा 20 एंड 10 30 कार्बन पूरे हो चुके हैं। अब आपके पास कार्बन नहीं बचा, तो अब आप लोग एल्केन नहीं बना सकते, साथ में क्या बना देंगे, हाइड्रोजन बना देंगे। तो अगर कार्बन बचे हो तो एल्कीन बना दो, अगर कार्बन नहीं बचते तो फिर हाइड्रोजन बना दो। समझ लगी है? एल्कीन एक बनाओ, दो बनाओ, तीन बनाओ, चार बनाओ, पांच बनाओ, जितनी मर्जी एल्कीन बना दो, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट। यू गॉट इट? सबको समझ लगी है इसकी? अच्छा जी, ये आप लोगों की फ्रैक्शनल एडिशन थी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर 2। दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, दैट इज एल्केन्स। एल्केन्स में पहली चीज से कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे, ये पहली चीज होती है। दूसरी चीज, जिन चीजों में कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड्स आते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग प्यार से कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पेपर में अगर आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द कंपाउंड्स having single bonds in between its carbons is called saturated हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी। अच्छा जी, अगली चीज मेरे बच्चों, एल्केन्स जो हैं, अगली चीज के इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, मैंने आप लोगों को अभी दिखाया, CnH2n+2 होता है। यानी जितने कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन उसका डबल करके और उसमें दो ऐड कर देते हैं। उसके बाद एल्केन्स की जो एंडिंग होती है, दैट इज ऑलवेज ऑन द वर्ड ए एन ई, इन सब के एंड पे एन आता है। उसके बाद अगली चीज, इनकी एक सीरीज होती है जिसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज जो है वो स्टार्ट होती है मीथा से। सो यू गॉट मीथेन, फिर दूसरा मेंबर होता है जी इथेन, फिर प्रोपेन, then you got butane, then you got pentane, then you got hexane, then you got heptane। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से जो है ये पूरी सीरीज आपकी जो है वो चलती जाती है। ठीक है, मीठा का मतलब होता है वन कार्बन। ठीक है जी, तो मीठा का मतलब ही वन कार्बन है। तो यहाँ पे अगर आपने फॉर्मूला बनाना है, एन की जगह वन वन लगा दो, तो ये क्या बन गया, C1, 2 1 2 और 2 4, CH4 बन गया। अब यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुक जाए, एक छोटी सी चीज सुनने, क्योंकि फिर मुझे यही चीज आपको होमोलोगस सीरीज में भी बतानी है। होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है एक जैसे नामों का ग्रुप जिनकी एंडिंग सेम वर्ड पे हो रही है। ठीक है जी। होमोलोगस सीरीज का जो हर मेंबर है ना, पहले मेंबर का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला से बना लें। अब अगले मेंबर को यहां से मत बनाए, बल्कि क्या करें कि ये जो फॉर्मूला बना चुके हैं इसमें एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का इजाफा कर दें। कार्बन एक है तो कार्बन को दो कर दें, हाइड्रोजन चार है, हाइड्रोजन दो बढ़ा दें, कितने हो गए, 6। समझ लगी है जी बेटा? अगला वर्ड बताओ, अगला क्या बनेगा? उसी तरीके से कार्बन कितने हो गए मेरे बच्चे, 3, वेरी गुड। हाइड्रोजन कितने हो गए, जिंदाबाद, 8। चलो तू बोल अगला। C4 H10, आगे C5 H12, फिर C6H14। यानी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का इजाफा करते जाओ। ठीक है, यानी एवरी मेंबर डिफर्स फ्रॉम इट्स एडजेसेंट मेंबर। एडजेसेंट का मतलब अपने से पिछले और अपने से अगले मेंबर से जो है वो डिफर करता है बाय वन कार्बन एंड टू हाइड्रोजन्स। ठीक है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है, जो देखो
फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ेपन को, तो गाढ़ापन भी बढ़ेगा। लेकिन एक चीज कम होगी, फ्लेमेबिलिटी। जो बड़ी चेन्स होती है कार्बन की उनको जल्दी आग नहीं लगती, जो छोटी चेन्स होती है उनको जल्दी आग लग जाती है, दे आर मोर फ्लेमेबल, तो फ्लेमेबिलिटी कम होती है। और इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है होमोलोगस सीरीज की, और हर होमोलोगस सीरीज में यही प्रॉपर्टीज होंगी। अगर एल्कीन की होमोलोगस सीरीज है, उन सब के एंड पे ईन इन आएगा। अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज के एंड पे ओल ओल आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज के एंड पे ओइक एसिड जो है वो आ रहा होगा। तो सब होमोलोगस सीरीज की यही प्रॉपर्टीज होती हैं। पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो इस होमोलोगस सीरीज का नहीं था, उसने कहा था कि C5 और H8 ये एक मेंबर है किसी भी एक होमोलोगस सीरीज का। तो उसने पूछा हुआ था कि इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा। तो इसका फर्स्ट मेंबर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन कम करते जाएं, C4H6 बन गया, फिर C3H, बोलो यार, 4 बन गया, फिर C2H2 बन गया, फिर CH तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन अपने चार बॉन्ड एक हाइड्रोजन के साथ तो बना नहीं सकता। तो ये C2H2 जो है ये इस होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर है। समझ लगी है? तो इस तरीके से आप लोग किसी भी होमोलोगस सीरीज का अगर आपको कोई मेंबर दे दे, मैं पूछूंगा इसका 10वां मेंबर कौन सा है, यानी 10th कार्बन वाला मेंबर क्या होगा, तो वो तुम लोग इसमें दो कार्बन हाइड्रोजन ऐड करते जाओ यार इसी तरह। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज आप लोगों को डिक्टेट करवा रहा हूँ, लिखते जाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। ठीक है जी, इसको लिखना शुरू कर दें। पहली प्रॉपर्टी में डिक्टेट करवा रहा हूं, लिखिए। एवरी मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज every member of homologous series have same general formula, same general formula। ठीक है जी, अगला लिखिए। every member differs from its adjacent member, every member differs from its adjacent member। adjacent की स्पेलिंग होती है ADJACENT। adjacent कहते हैं अपने साथ जुड़ा हुआ, पीछे या आगे से। every member differs from its adjacent member by CH2 group। और आखिरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस। और आगे ब्रैकेट में इस तरह लिखते जाएंगे, देखें ये मैं लिखूंगा मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, तो ये एरो ऊपर की तरफ लगा दो, इसका मतलब होता है इंक्रीज करना। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस तो ऊपर की तरफ आ रहा है, अगर मैं कहूं ना डिक्रीज तो एरो नीचे की तरफ कर देना। समझ आ गई है? तो लिखते जाओ मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की स्पेलिंग होती है, विस्कोसिटी गाढ़ेपन को कहते हैं, तो विस्कोसिटी इंक्रीजेस। और आगे लिखिए फ्लेमेबिलिटी, फ्लेमेबिलिटी डिक्रीजेस, ब्रैकेट बंद कर दें। with the increase in number of carbons, with the increase in number of carbons, whereas the chemical properties remains same। अच्छा जी, अगली चीज आपकी जो है वो रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। ठीक है जी, सबसे पहला रिएक्शन याद रखो, कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए तो उसमें पहला रिएक्शन जो है वो कंबस्शन होगी। जिस चीज में कार्बन और हाइड्रोजन होती है मेरे बच्चों, वो कंबस्टिबल होती है, उसको आग लग जाती है। तो पहला रिएक्शन जो है वो कंबस्शन होती है। और कंबस्शन में क्या करते हो आप लोग, यू टेक
एल्केन कंबस्टन इज ऑफ टू टाइप्स, एक को कहते हैं इनकम्प्लीट कंबस्टन, ठीक है जी, और दूसरी को हम कहते हैं कंप्लीट कंबस्टन। इनकम्प्लीट कंबस्टन में आपके पास लिमिटेड ऑक्सीजन होती है जी, वेयर एज कंप्लीट कंबस्टन में आपके पास एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होती है जी। इनकम्प्लीट कंबस्टन में आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और वाटर जो है वो फॉर्म होता है, whereas in the complete combustion you get carbon dioxide and water, ये दो चीजें आपके पास होंगी। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे दोनों आपको काम करके दिखा रहा हूँ, ये देखें CH4 इसका ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड सप्लाई में है। दूसरा देखिए CH4 और ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन प्लेंटी सप्लाई में है, ज्यादा अमाउंट में। अब ध्यान से जरा 2 मिनट के लिए तरीका सुन लें, क्योंकि उसके बाद अगले दो रिएक्शन तुम लोगों ने बनाने हैं। ये देखिए जी, अगर लिमिटेड ऑक्सीजन होगी तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगी और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बन जाएगा। आप ये तीनों चीजें मत लिखो, सिर्फ दो चीजें लिख दो, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर लिख दो। यहाँ कार्बन और वाटर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन बेहतर है ये दो लिख दो। और जब कंप्लीट कंबस्टन होगी, ऑक्सीजन इज इन प्लेंटी सप्लाई, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके CO2 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके हमेशा वाटर बनता है। ठीक है जी। अब इसको बैलेंस कैसे करना है, बैलेंस करने का तरीका जरा ध्यान से सुन लो। ये देखिए यहाँ पे कार्बन एक है, इधर भी एक है, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, चार, इधर दो हैं, तो इधर टू लिखते हैं, 2 2 4। ठीक है जी। अब ऑक्सीजन कितने हैं इधर, दो ऑक्सीजन ये वाले हैं और एक ये है, 3 ऑक्सीजन है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 बन जाए, 1.5 से। तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। अगर यहां भी करना है तो कार्बन एक है, हाइड्रोजन चार है, इधर 2 2 4 लिखते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, दो ये है और दो ये हैं, चार हो गए, तो 2 2 4 इस तरह करते हैं। समझ लगी है। तो अगला जो है एक और देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये C2H6 दे रहा हूं, C2H6 और ऑक्सीजन ले रहा हूं जी, ऑक्सीजन आपकी लिमिटेड है। तो जब ऑक्सीजन मेरे बच्चों लिमिटेड होगी तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर। और अगर C2H6 और ऑक्सीजन इज इन प्लेंटी सप्लाई, ज्यादा अमाउंट में होगी, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेरे बच्चों वाटर बनाते हैं। ठीक है जी। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे बैलेंस, ये देखिए कार्बन दो हैं, इधर दो लिखते हैं, हाइड्रोजन इधर 6 है, ठीक है, तो इधर 2 3 6 लिखते हैं। ठीक है जी, ताकि 6 पूरे होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद ऑक्सीजन इस तरफ से काउंट करें, 2 और ये 3 5, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बन जाए, 2.5 से। ठीक है जी। अब इधर आ जाइए, कार्बन दो है, इधर एक है, इधर दो लिखते हैं, हाइड्रोजन 6 है, इधर 2 3 6, ऑक्सीजन काउंट करें कितने हैं, 2 2 4 और ये 3 7 है, तो 7 का मतलब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 7 बन जाए, 3.5 से। तो मेरे बच्चों इस तरीके से आप लोग इनको बैलेंस करोगे पेपर में। जब भी वो आपको कहे कंबस्टन, नॉर्मली वो कंप्लीट कंबस्टन की बात करता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। लेकिन अगर वो इनकम्प्लीट कंबस्टन कहते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बना दे, या कार्बन और वाटर भी बना सकते हैं। लेकिन आप लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बना दें तो दैट वुड बी मोर परफेक्ट। ठीक है जी। तो ये आप लोगों का जो है वो पहला रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं कंबस्टन रिएक्शंस।